गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रिकल टेक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वैद्युत ट्रैक्शन। वैद्युत ट्रैक्शन के नाम लिखिए या भारत में प्रयोग होने वाली विद्युत कर्षण प्रणालियों के प्रकार का संक्षिप्त विवरण कीजिए। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन क्या है हम ये समझेंगे। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन क्या है? रेलगाड़ी, ट्राम अथवा अन्य किसी भी प्रकार की गाड़ी को खींचने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर की उपयोग की जाती है। इलेक्ट्रिकल पावर का उपयोग कर की जाती है। इस विधि में विद्युत इसमें डीसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर ट्रेन को चलाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में कोई भी जो खासकर जो रेलगाड़ियाँ होती है उसको खींचने के लिए या फिर उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर का उपयोग करते हैं। उसे हम विद्युत कर्षण कहते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार की मोटर प्रयोग में लाई जाती हैं: डीसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब हम पढ़ेंगे डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर, इस मोटर की यह विशेषता होती है निम्न गति पर उच्च बल लागू तथा उच्च गति पर निम्न बल लागू उत्पन्न करती है। यह मोटरें पूर्ण भार से दुगुने बल आघूर्ण उत्पन्न करती है। जो ट्रैक्शन ट्रेन को मतलब गति प्रदान करने के लिए अधिक बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। जो ये डीसी सीरीज मोटर है ये अधिक बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। ये 60 से 90 हॉर्स पावर तक बनाए जाते हैं। यह संरचना में सरल व मजबूत होते हैं। इनकी कार्बन ब्रशे को बार बार बदलने तथा साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये मोटरें प्रारंभ में उच्च बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं तथा अतिभार सहने की इनकी क्षमता बहुत अधिक होती है। यह ज़्यादातर उपनगरीय रेल सेवाओं के लिए विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि ट्रेन को बार बार रुकना पड़ता है, जिसके लिए डीसी सीरीज मोटर प्रयोग में ली जाती हैं। अब एसी सीरीज मोटर। एसी सीरीज मोटर जो होता है अन्य मोटरों की अपेक्षा बल आघूर्ण कम विकसित करती है। ये मोटरें 725 आरपीएम तक बनाई जाती है। डीसी सीरीज मोटर की अपेक्षा एसी सीरीज मोटर कम प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये उच्च बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं करता है, जिसको हम कहते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर की बनावट सबसे सरल होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो डीसी सीरीज मोटर की अपेक्षा प्रारंभिक बल आघूर्ण डीसी सीरीज की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। इस मोटर को सीमित गति पर चलाया जा सकता है। इस मोटर को पैरेलल ऑपरेशन के लिए उपयुक्त किया जाता है। सेकेंडरी ट्रैक्शन सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। अभी के समय में इन मोटरों का मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में अभी के समय इन मोटरों का प्रयोग नहीं हो रहा है। ज़्यादातर 3 फेज इंडक्शन मोटर का अभी के समय में उतना प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस समय ज़्यादातर जो है डीसी सीरीज मोटरें ही प्रयोग में लाई जा रही हैं। वैद्युत ट्रैक्शन मोटर के अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। अब इसके हमको अभिलक्षण बताना है। वैद्युत ट्रैक्शन प्रणाली में मोटरों के अभिलक्षण मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। वैद्युत अभिलक्षण जिसे हम इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं या मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी यांत्रिक अभिलक्षण। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक वैद्युत अभिलक्षण, इसमें हम मोटर के गुणों के बारे में जानेंगे। ट्रेन को गति प्रदान करने के लिए या फिर ट्रेन को चलाने के लिए मोटर द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण पटरियों के घर्षण प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए। यदि मोटरें इस प्रकार की बनानी चाहिए कि उसे उसके सरल गति पर नियंत्रित किया जा सके, मतलब उसकी गति को नियंत्रित किया जा सके। इन मोटरों का प्रयोग में लाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनका रीजनरेटिव ब्रेकिंग या फिर रिओस्टेटिक ब्रेकिंग आसानी से लिया जा सके। इन मोटरों को अगर हम प्रयोग कर रहे हैं या फिर इसको प्रयोग में ला रहे हैं तो इस बात का मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग करते समय वो आसानी से किया जा सके, उसकी ब्रेकिंग आसानी से हो। ट्रैक्शन मोटर वोल्टता में उतार चढ़ाव को सहने की मतलब क्षमता, मतलब उतार चढ़ाव वोल्टेज की मतलब अप डाउन, मतलब कभी वोल्टेज हाई हो जाना कभी लो हो जाना, मतलब वोल्टेज का उतार चढ़ाव। जैसे हाई हो जाना, वोल्टेज एकाएक हाई हो जाता है, लो हो जाता है, तो वो ट्रैक्शन मोटर उसको सहने की क्षमता उसमें होनी चाहिए उस मोटर में। अगला है यांत्रिक अभिलक्षण। गाड़ी का भार जितना होता है उतना ऊर्जा का व्यय होता है। अब अगर गाड़ी चल रही है तो गतिज ऊर्जा और रुकी है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होता है। तो गाड़ी का जो ऊर्जा होता है वो उसके भार पर निर्भर करता है। अगर गाड़ी ज़्यादा भार है तो उसको चलाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की व्यय होगा, खर्चा ज़्यादा होगा। मतलब ट्रैक्शन मोटरों को बनाने से पहले इस बात का हमको मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए कि उनका भार ज़्यादा ना हो। गाड़ी के चलने से कंपन उत्पन्न होते हैं और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मोटर कंपन सहन करने में सक्षम हो। ट्रैक्शन इंजन मोटर को
रखने के लिए कम स्थान घेरना चाहिए और जो मोटर प्रयोग में लाई जाती है वो कम स्थान घेरे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत संस्करणों में हाई स्टार्टिंग टार्क या फिर उच्च बल लागू कर सकते हैं, उच्च बल लागू या फिर हाई स्टार्टिंग टार्क मोटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? हाई स्टार्टिंग टार्क मोटर का प्रयोग ट्रेन को गति प्रदान करने के लिए या फिर कर सकते हैं ट्रेन को त्वरित करने के लिए या पटरियों के घर्षण प्रतिरोध को कम करने के लिए, जिससे ट्रेन गति कर सके। स्टार्टिंग टार्क जो उच्च बलागुड़ होता है, उच्च बलागुड़ इतना ज़्यादा मतलब इतना अधिक होना चाहिए, पटरियों और चक्कों के बीच जो घर्षण प्रतिरोध है उससे अधिक होना चाहिए। ये मोटरें 3 प्रकार की होती हैं, जैसे ट्रैक्शन कार्यों के लिए उपयोग की जाती हैं, डीसी सीरीज, एसी सीरीज और 3 फेज इंडक्शन मोटर ये ट्रैक्शन कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। जिसमें डीसी सीरीज मोटर हाई स्टार्टिंग टार्क ये ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टार्क यानी उच्च बल लागू उत्पन्न करता है। ये डीसी सीरीज ही मोटर ज़्यादातर ट्रैक्शन में प्रयोग किए जाते हैं। ये जो होते हैं 60 से 90 हॉर्स पावर तक बनाए जाते हैं। ये मजबूत व सरल होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम प्लगिंग और अवरोधन विधि को समझाइए। जब प्लगिंग क्या होता है या फिर प्लगिंग, मतलब इस विधि को रिवर्स करंट भी कहा जाता है या फिर प्लगिंग कहा जाता है। इसमें मोटर को सप्लाई से इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि ब्रेकिंग के समय मोटर में उत्पन्न बल लागुड़ की दिशा रोटर के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में होती है, जिससे मोटर धीरे धीरे शून्य गति पर आ जाती है। शून्य गति पर आने के बाद जब शून्य गति पर आ जाता है, शून्य गति पर आने के बाद हम क्या करते हैं, मोटर को सप्लाई से काट देते हैं। इस दिशा में मान लो रोटर घूम रहा है, उसमें हमने ऐसे सप्लाई किया कि वो मोटर जो है वो अपने घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में घूमने लगा। अपने घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में जब घूमने लगा तो वह एक समय आएगा ना कि मतलब पहले तो घूम रहा है तो धीरे धीरे उसमें उच्च बल अगर उत्पन्न होगा इस डायरेक्शन में, तो एक समय आएगा कि मोटर शून्य गति पर रुक जाएगा और रुकने के बाद वो इस डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो इस डायरेक्शन में ना घूमे, इसके लिए हमें क्या करते हैं, हम उसकी सप्लाई काट देते हैं, विपरीत दिशा में घूमने लगता है। इसके लिए हम मोटर की सप्लाई काटनी पड़ती है। हाँ, मोटर की सप्लाई काट देंगे जिससे मोटर क्या होगा, वहीं रुक जाएगा, जिससे गतिज ऊर्जा का व्यय हो जाता है। यदि मोटर को पुनः विपरीत दिशा में उत्पन्न बल लागू कराने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता, जिसके कारण प्रणाली की दक्षता कम हो जाती है। अब उच्च बल लागू की आवश्यकता पड़ेगी, इससे प्रणाली की दक्षता कम हो जाती है तथा सप्लाई फेल होने से प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। रियोस्टेटिंग ब्रेकिंग का परिचय दीजिए। विभिन्न मोटरों के लिए रियोस्टेटिंग ब्रेकिंग का उल्लेख कीजिए। रियोस्टेटिंग ब्रेकिंग को डायनेमिक ब्रेकिंग भी कहते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं और 2019 में भी पूछे गए थे, 2020 में भी पूछे गए थे। इस विधि में ब्रेकिंग के समय मोटर को सप्लाई से अलग कर दिया जाता है। इसमें लोड लगा होता है। लोड से मतलब है प्रतिरोध जो होता है वो लोड का कार्य करता है, जिसमें मोटर जनरेटर की तरह कार्य करने लगता है। मोटर के टर्मिनल पर पार्श्व में लोड यानी प्रतिरोध लगाकर गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने के बाद वो क्षय हो जाती है। नहीं, अगर आप विद्या से पढ़ेंगे या किताब से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत टेक्निकल भाषा में लिखा है। ये मैंने अपने आनी भाषा में समझ में आए ऐसे मैंने लिखा है। जब मोटर को हम सप्लाई दिए हैं उससे अलग कर दिया जाता है ना। इसमें लोड लगा रहता है पहले से ही, मतलब लोड जो है मतलब प्रतिरोध लगा रहता है, वो प्रतिरोध ही लोड का कार्य करती है। इसमें मोटर जनरेटर की तरह कार्य करने लगता है। परिवर्तित होने के बाद ऊर्जा का क्षय हो जाता है, मतलब उसका ऊर्जा का व्यय हो जाता है। इस पुनर्जनन ब्रेकिंग से आप क्या समझते हैं, इसके प्रयोग और इसके मुख्य शर्तें बताइए। रीजनरेटिव ब्रेकिंग या पुनर्जनन ब्रेकिंग। यदि किसी गाड़ी से मेरा मतलब है ट्रेन, गाड़ी को या ट्रेन को गति तक मतलब किसी गति तक चलाने के बाद, अगर किसी गाड़ी या ट्रेन को मतलब किसी गति तक चलाने के बाद गतिज ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। अब गाड़ी गति कर रही तो उसमें गतिज ऊर्जा एकत्रित है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी सप्लाई काट देते हैं। गाड़ी को सप्लाई देना बंद कर देंगे तो गाड़ी की जो गतिज ऊर्जा है वो घर्षण प्रतिरोध की क्षतिपूर्ति में व्यय हो जाती है। हमें गाड़ी को प्राप्त गतिज ऊर्जा लाभप्रदाय का कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह पुनर्जनन ब्रेकिंग है। इसकी आवश्यक मुख्य शर्तें। विरोधी विद्युत वाहक बल का मान सप्लाई वोल्टेज से अधिक होना चाहिए। यांत्रिक
स्थिरता होनी चाहिए, अधिक ब्रेकिंग बल लागू उत्पन्न होना चाहिए। अगला टॉपिक हमारा रीजनरेटिव ऑफ डीसी मोटर। रीजनरेटिव सिंगल फेज सीरीज मोटर में भी होता है, रीजनरेटिव ऑफ डीसी मोटर में होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी होता है। तो हम रीजनरेटिव ऑफ डीसी मोटर में हम रीजनरेटिव कैसे करेंगे, उसकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसे करेंगे, या ये सीखते हैं। डीसी मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए मोटर के टर्मिनल वोल्टेज का मान सप्लाई वोल्टेज से अधिक करना पड़ता है। मतलब अगर इसमें हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग करना चाहते हैं डीसी मोटर में, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज, उसका जो है टर्मिनल वोल्टता का मान सप्लाई वोल्टेज से अधिक करना पड़ता है, जिससे ब्रेकिंग के समय आर्मेचर धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। टर्मिनल का मान जो है सप्लाई वोल्टेज से अधिक कर देंगे, सप्लाई वोल्टेज से अधिक कर देंगे, तो ब्रेकिंग के समय आर्मेचर धारा जो होगी वो विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी तथा उत्पन्न बल लागू की दिशा भी विपरीत होगी। अगर धारा आर्मेचर की धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी तो उसमें उत्पन्न भी बल लागू विपरीत दिशा में होगा, जिससे विद्युत वाहक बल सप्लाई वोल्टेज एक दूसरे से जुड़कर, विद्युत वाहक बल और सप्लाई वोल्टेज जो हम सप्लाई देंगे वो एक दूसरे से जुड़कर शॉर्ट सर्किट उत्पन्न करेंगे। तो यदि लाइन वोल्टता का थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो सहायक कुंडली अधिक प्रभावित होगी। विद्युत वाहक बल बढ़ेगा या घटेगा। यदि विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है तो सहायक कुंडली में धारा का मान भी अधिक होगी। यदि वोल्टता का मान कम होता है तो सहायक कुंडली में धारा का मान भी कम होगा, जिसकी सहायता से कुंडली संतुलित रहती है। डीसी सीरीज जनरेटर के रूप में है, मोटर के रूप में ये फिगर, ट्रॉली, क्षेत्र कुंडली, आर्मेचर लगे हैं, ये सब आर्मेचर हैं, क्षेत्र कुंडलियाँ हैं। ये रीजनरेटिव ऑफ डीसी सीरीज मोटर का है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर, और हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसका ब्रेकिंग पढ़ेंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को तुल्यांकी गति से अधिक कर देने पर यह 3 फेज इंडक्शन मोटर जनरेटर की तरह कार्य करने लगता है। तुल्यांकी गति है, उससे इसकी गति को अधिक कर देने से ये 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है जनरेटर की तरह कार्य करने लगता है। और इंडक्शन मोटर मतलब ये स्वयं ही जनरेटर की तरह काम करने लगेगा। और इंडक्शन मोटर में जो ब्रेकिंग होगी वो अपने आप हो जाएगी, स्वयं ही हो जाती है। इंडक्शन मोटर में जो ब्रेकिंग होगी वो स्वयं हो जाएगी। 3 फेज इंडक्शन मोटर की ब्रेकिंग अत्यंत सरल होती है। इसमें गाड़ी का भार तथा गति स्थिर होती है। इसकी गाड़ी की जो भार होगी और जो गति होगी वो स्थिर रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। लाइक